अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, क्या मेरी आवाज़ आपके गोश गुजार हो रही है? अच्छा जी। अच्छा, मैंने आपको जो होमवर्क दिया था ना, उसमें एक छोटी सी चीज़ मैंने ज़्यादा डाल दी थी जो मैंने अभी तक कवर नहीं कराई थी, वो आज हम कवर करेंगे, ठीक है? लेकिन तुम लोगों ने कर लिया, तुम लोग कह रहे हो। अच्छा चलो यहाँ देख लो, अब तुम लोग रिवर्स गियर नहीं मारो ना यार। कर लिया था और अब बोल रहे हैं थोड़ा सा नहीं हुआ, और कोई मसला नहीं है, सोल्यूशन देख के करना कोई इशू नहीं है, ना करना इशू है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखना, अच्छे तरीके से बोर्ड पे देखना। क्या सीखा हमने लास्ट क्लास में कि अगर प्रोविजन बढ़ेगा, प्रोविजन का बैलेंस एस्टिमेट चेंज होने की वजह से बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे? पीपी के अंदर डाल देंगे, ऐसा। और प्रोविजन चेंज करने की वजह से, सॉरी, एस्टिमेट चेंज होने की वजह से अगर प्रोविजन का बैलेंस कम हो जाए तो? अच्छा, अब ज़रा बोर्ड पे देखिएगा सर। हम देख रहे हैं जनाब, CIE है ना, ऐसे लिखते हैं सीलिंग, CEI ऐसा सीलिंग। बोर्ड पे देखना दोस्त, बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे बच्चों। सर मेरे पास एक एसेट है, उसके अगेंस्ट प्रोविजन मौजूद है, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट मौजूद है जी 40,000 रुपये की। कितने की? 40,000 रुपये की। इसी एसेट का कैरिंग अमाउंट ऑफ PP ये मेरे पास मौजूद है जनाब 1,20,000 रुपये का। प्रोविजन कितने का जी? 40,000 रुपये का। और सर हमारे पास आज की डेट हमारे पास है से 31 दिसंबर 2022, ठीक है जी। और हमें पता चलता है कि हमारा जो ये प्रोविजन का बैलेंस है ना, एस्टिमेट चेंज होने की वजह से ये चला गया है 60,000 रुपये पे। कितने पे? 60,000 रुपये पे चला गया। मेरा आपसे बड़ा बेसिक सा सवाल है, अगर ये 60,000 रुपये पे चला गया है तो हमें क्या एंट्री पास करनी चाहिए? आपको प्रोविजन को बढ़ाना है तो क्या, कैसे बढ़ाएंगे हम? प्रोविजन को कर देंगे हम क्रेडिट फर्दर। कितने से? सर 20,000 से। डेबिट क्या करूँ मैं? सर डेबिट आप PP कर दें। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, PP को डेबिट करने की वजह से PP का बैलेंस कितना हो गया? सर PP का न्यू बैलेंस कितना है? न्यू कैरिंग अमाउंट ऑफ PP इज नाउ 120,000 प्लस 20,000, दैट इज 1,40,000। डन। अब मैंने एंट्री पास कर दी और मैं खुश सुकून से आराम से बैठा हूँ। इतने में मेरा अकाउंटेंट आया, उसने कहा सर आपने तो एसेट की कैरिंग अमाउंट को इतना बढ़ा दिया है, आपने IAS 36 नहीं पढ़ा। मैंने कहा मैंने पढ़ा है। उसने कहा क्या होता है IAS 36 में? मैंने कहा इंपेयरमेंट टेस्टिंग होती है। उसने कहा सर आपको पता है एक इंडिकेटर होता है इंपेयरमेंट का, एक इंडिकेटर यह है कि जब भी प्रोविजन चेंज होगा और उससे PP की बैलेंस, PP का अमाउंट, वो इमीडिएटली इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट होगा। वो इमीडिएटली इंपेयरमेंट के लिए। आपको पता है इस एसेट का रिकवरेबल अमाउंट कितना है? मैंने कहा रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? उसने कहा रिकवरेबल अमाउंट होता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज का हायर। उसने कहा आपको पता है इस एसेट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 1,22,000 और वैल्यू इन यूज है 1,25,000, तो इन दोनों में से हायर क्या है? अच्छा, प्रोविजन का बैलेंस अगर चेंज नहीं होता क्या ये एसेट इंपेयर्ड होता? नहीं होता, क्योंकि एसेट की वैल्यू कितनी थी? 1,20। लेकिन सर प्रोविजन के चेंज होने के बाद इसकी वैल्यू 1,20 से 1, अब मुझे नजर आ रहा है जी इसका रिकवरेबल अमाउंट 1,25 है। तो मुझे बताओ ये एसेट क्या हो चुका है? इंपेयर हो चुका है। तो मुझे बताओ, मुझे इमीडिएटली एसेट को बढ़ाने के बाद इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है, और अगर रिकवरेबल अमाउंट से आगे निकल चुकी है हमारी अमाउंट तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंपेयर करना पड़ेगा। बताओ कितने से इंपेयर करूं उसको? 15,000 रुपये से। तो बताओ मैं एंट्री क्या पास करूं? एंट्री क्या पास करूं सर मैं? सर इंपेयरमेंट लॉस, डेबिट और PP। अब बताओ मैं एंट्री पास कर रहा हूं जी, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट कितने से?
15,000 से, और पीपीई क्रेडिट कितने से? 15,000 रुपये से। ऐसा तो ये जो मैंने हेडिंग डाली है ना सीलिंग, सीलिंग का मतलब क्या है? मैं कह रहा हूँ जी प्रोविजन बढ़ने से एसेट का कैरिंग अमाउंट बढ़ा दो, लेकिन ये याद रखना रिकवरेबल अमाउंट से ऊपर ना निकल जाना। अगर रिकवरेबल अमाउंट से ऊपर चले गए हो तो इम्पेयरमेंट बुक करके वापस आ जाओ। तो बताओ सर, प्रोविजन का बैलेंस जब भी बढ़ेगा हम पीपी के बैलेंस को बढ़ा देंगे, लेकिन अगर पीपी का बैलेंस रिकवरेबल अमाउंट से आगे निकल गया तो फिर हम उसमें इम्पेयरमेंट बुक करके उसको नीचे लेकर आएंगे। ऐसा है, ये बात समझ आती है? अच्छा, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। फारूक, इसको हम थोड़ा सा रुक के डिस्कस करते हैं। ये कॉपी कर लें सर। तैयार हो? आगे बढ़े। अच्छा, बढ़ जाए आगे। ऐ मोमिन मुसलमानों, ओके। अब हमने बात कर ली सीलिंग की, अपर साइड रिकवरेबल अमाउंट से ऊपर नहीं जाना। अब हम बात करेंगे किसकी? फ्लोरिंग की सर। लोएस्ट वैल्यू, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, बोर्ड पे देखना। सर मुझे एक बात बताएं, मेरे पास एक एसेट है, इसका बैलेंस है 5,000। ये एसेट का क्या है? कैरिंग अमाउंट। मेरे पास प्रोविजन मौजूद है इस एसेट के अगेंस्ट 45,000 रुपये का। ये है 31 दिसंबर 2023। मेरा एक सवाल है आपसे, बड़ा बेसिक सा, ये पॉसिबल भी है कि एसेट का कैरिंग अमाउंट 5,000 बचा हुआ और प्रोविजन 45,000 का बचा हुआ? ये पॉसिबल है? आपको नहीं पता कि प्रोविजन का बैलेंस तो हम एसेट की वैल्यू में ऐड करते हैं? ओ भाई, ये एसेट डेप्रिशिएट होते 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 सिर्फ कितने पे आ चुका है? और ये प्रोविजन बढ़ते 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 कहाँ जा चुका है? 45,000 पे जा चुका है। तो बिल्कुल पॉसिबल है ये एसेट के आखिरी अय्याम चल रहे हैं, बस कुछ ही टाइम बाद ये अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। ऐसा। अब इतने में इंजीनियर आया, बोला हमने एक नई टेक्नोलॉजी दरियाफ्त कर ली है जिससे अब हमें लगता है कि जी हमारे एसेट का जो डिस्मेंटलिंग कॉस्ट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, न्यू प्रेजेंट वैल्यू ये हो चुकी है जी 30,000 रुपये। तो प्रोविजन को 30,000 रुपये ले आओ। हमने कहा 45 से 30 पे ले आए। उसने कहा जी अब बताओ मैं क्या करूं? आप प्रोविजन तो ऊपर डेबिट कर दे, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट डेबिट, कितने से? 15,000 से प्रोविजन खत्म हो गया। फिर इसका दूसरा इम्पैक्ट हम पीपी में डालते हैं। पीपी में बेचारे में जान ही कितनी है, तो ये पूरा उड़ा सकता हूं, नेगेटिव में तो नहीं लेके जा सकता एसेट को, हैं? एक लायबिलिटी माफ हुई है, कम हुई है, इनकम हुई है ना तुम्हें। हमने कहा इनकम में से हम 5,000 रुपए एसेट की कॉस्ट के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं? नॉक कर रहे हैं। अब बताओ एसेट की वैल्यू क्या हो गई? 0। क्या एसेट मुस्तकबिल में डेप्रिशिएट होगा? नहीं, है ही नहीं, उसकी वैल्यू नहीं बची। तो इसका मतलब है आपने 5,000 रुपए मुस्तकबिल के डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट नेट कर दिए। अभी भी आपके पास 10,000 रुपए का बैलेंस बाकी है। हमने कहा यार ये मेरी इनकम है। क्या जनाब? ये इनकम है कितने की? अब बताओ एसेट को कितना कम किया जा सकता है? 5 नहीं मनुष्यों, एसेट को इतना कम किया जा सकता है कि वो 0 पे चला जाए, नेगेटिव में ना जाए। अब बताओ बढ़ा कितना सकते हैं? सर आपने रिकवरेबल अमाउंट से ऊपर नहीं जाना, और कम कितना कर सकते हैं? 0 से नीचे नहीं जाना, आपने नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए एसेट। ऐसा इसका मतलब है प्रोविजन जब भी चेंज होगा, प्रोविजन का चेंज हम पीपी में डालेंगे, पीपी को बढ़ाना होगा बढ़ा देंगे, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट से ऊपर नहीं जाने देंगे। अगर पीपी को कम करना हुआ कम कर देंगे, लेकिन 0 से नीचे। अब मैंने आपको जो सवाल दिया था ना घर से करने के लिए, वो इस चीज़ पे था। उसमें एसेट कम हो रहा था, किससे कम हो रहा था? 0 से नीचे जा रहा था। तो जो नेगेटिव बाकी की अमाउंट थी जो एसेट में बच गई थी, जो नहीं चार्ज हो सकी, वो हमने कहाँ डाल दी थी? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ऐसा ये कॉपी कर लें सर, शाबाश जी मेरा बच्चा। ऐसी बहुत दफ़ा होता है कि हम एक एसेट अपनी किताब में यूज़ कर रहे हैं और हमारी बुक्स में वो आ ही नहीं रहा। ये फुली डेप्रिशिएटेड एसेट है, मुकम्मल डेप्रिशिएट हो गया, मेरी बुक्स में आ रहा होगा, आ ही नहीं रहा होगा, या 1 रुपये पे आ रहा होगा। ठीक है ना?
सब बिल्कुल हो सकता है। किसके अंदर? डिस्क्लोजर में आ रहा होता है, ज़ीरो वैल्यू पे आ रहा होता है। हम दिखा रहे होते हैं हमारे पास एक चिलर मौजूद है, लेकिन कैरिंग अमाउंट क्या है इसकी? ज़ीरो। अच्छा, बाज़ औक़ात प्रैक्टिकली लोग 1 रुपये पे रखते हैं, ठीक है ना, यानी ये 10,000 1 रुपये पे PNL में डाल देंगे और 4,999 से PP का प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम में ही नहीं करना, एग्ज़ाम में पूरा उड़ा देना एसेट। देखिए, जब भी प्रोविजन कम होगा, प्रोविजन डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी कम होना फायदा है, तो आप एक तरफ एसेट कम कर दें जितना बैलेंस मौजूद है, और इससे ज़्यादा अगर अमाउंट है तो फिर क्या करें? बाकी का अमाउंट PNL में डालें। ऐसा CA फाइनल में एग्जामिनर ने बच्चों को ऐसा घेरा, उसने कहा कंपनी ने प्रोविज़न बनाया ही नहीं क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, कोई कानून ही नहीं था, कानून आया बाद में। उन्होंने कहा जी अब एसेट को उखाड़ के ज़मीन सही करनी है, तो बताओ पूरा का पूरा प्रोविज़न ही नया क्रिएट हुआ, उसके क्या करेंगे हम अज्यूम करेंगे प्रोविज़न का बैलेंस 0 था, अब हो गया जी 15,000, तो हम क्या करेंगे? PPA डेबिट और प्रोविज़न क्रेडिट। हम पूरी अमाउंट को क्या 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 काउंट कर लेंगे? इंक्रीज। ठीक है जी, इस तरह का एक सवाल मैं आपको दूंगा भैया। रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं करते हैं भाई, क्या हो गया है? एस्टिमेट है ना यार, ये तो चेंज हो गया भाई। हमने जानबूझ के थोड़ी छोड़ी थी, डिसमेंटलिंग कॉस्ट थी और हमने जानबूझ के छोड़ दी, ऐसा तो नहीं था ना। फुली डेप्रिशिएटेड एसेट नोट में आते हैं, बिल्कुल आते हैं भाई। अगर वो आपके पास यूज़ हो रहे हैं, आप उसको दिखाते हो, उसकी कॉस्ट भी दिखाते हो, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन भी दिखाते हो, वैल्यू 0 दिखाते हो आप उसको। जी पढ़े हमारे दोस्त, आओ मेरे प्यारे बच्चों, कुछ सवालात आपकी नज़र करते हैं हम। जर्नल एंट्रीज चाहिए मुझे 2023 की सारी जर्नल एंट्रीज 2023 की, सिर्फ चेंज की नहीं, 2023 की सारी एंट्रीज। देखिए कह रहे हैं जनाब ऑन 1 जनवरी 2023 द फॉलोइंग, पहले साल के पहले दिन की बात हो रही है, आंखें खोल के देख लो। 1 जनवरी 2023 द फॉलोइंग बैलेंसेज आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ नादर लिमिटेड। सर इसमें एक तो PP आ रहा है, ठीक है जी, 40,000 रुपये का, और 1,20,000 रुपये का प्रोविजन आ रहा है। वो कह रहे रिवाइज्ड प्रेजेंट वैल्यू, रिवाइज्ड प्रेजेंट वैल्यू इज 1,36,000। बढ़ गई है, कम हुई है वैल्यू? बढ़ गई है। कितने से? 16,000 रुपये से बढ़ गई है, ऐसा इंक्रीज। फिर उसने कहा जी हमारे पास वैल्यू इन यूज कैलकुलेटेड ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 3 years अमाउंट्स टू ₹39,000। ये किसकी वैल्यू इन यूज है? एसेट की। और उसने कहा हमारे पास फेयर वैल्यू कितनी है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है। ये सारी बातें किस डेट पे हो रही हैं? 1 जनवरी पे हो रही है। तो पहले तो 1 जनवरी की अकाउंटिंग कर लेते हैं हम। मुझे बताएं, मेरे पास सबसे पहले प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है, प्रोविजन इंक्रीज्ड बाय कितने से? 16,000। अब बताओ मेरे बच्चों, मैं इसकी जर्नल एंट्री 1 जनवरी 2023 को क्या पास करूंगा? PP डेबिट और कितने से? 16,000 से, और प्रोविजन क्रेडिट कितने से? अब इसके बाद क्या आपको ज़रूरत फील हो रही है कि आप इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करें? हाँ सर, बताएं सर मेरे पास एसेट की कैरिंग अमाउंट, रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितनी है? सर 40 और 16। बताएं सर मेरे पास रिकवरेबल अमाउंट कितना है? सर रिकवरेबल अमाउंट मेरे पास 39 और 36, दोनों में से जो हायर है
वो क्या जी 39, सीधा सीधा मुझे 17,000 रुपये की इंपेयरमेंट नज़र आ रही है, ऐसा। तो बताओ मैंने क्या एंट्री पास की होगी। ये एंट्री भी किस तारीख को पास की है, 1 जनवरी 2023 को मैंने एंट्री क्या पास की है। सर मेरे पास इंपेयरमेंट लॉस डेबिट कितने से, 17,000 और अच्छा इसके बाद मेरा पीपी आ चुका होगा 39,000 पे, ऐसा। मेरे पीपी की कैरिंग अमाउंट आ चुकी है 39,000 और मेरे पास प्रोविजन का बैलेंस मौजूद है कितने पे, 136 पे। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मुझे कोई सूद का रेट गिवन होता है इस सवाल में, ठीक है जी, मैं अज्यूम कर रहा हूं यहाँ सूद का रेट है से 12%, तो अब एक काम करते हैं, इसको करते हैं डेप्रिशिएट कितने सालों पे, डिवाइडेड बाय 3, कितना 13,000। इसका क्या करें, इसको बढ़ाना है इंटरेस्ट कितना जी 12%, कितना 16,320, ऐसा। मेरे प्यारे बच्चों इसकी जनरल एंट्रीज क्या पास होंगी, किस डेट पे पास होंगी। सर 31 दिसंबर 2023 पे मैं एंट्री पास करूंगा। सर मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से, 13,000 से, और मेरे पास अलाउंस क्रेडिट कितने से, 13,000 से। और मेरे प्यारे बच्चों इसके साथ साथ मैं एक और एंट्री पास करूंगा, वो क्या है सर, मेरे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से, 16,320 से, और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्रेडिट कितने से, 16,320 से, ऐसा। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाऊं, किसका एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट का, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, क्या क्या आता है बैलेंस शीट पे, नॉन करंट एसेट्स, फिर आता है जी करंट एसेट्स, फिर आती है जी नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर आती है जी करंट लायबिलिटीज। अच्छा मेरे पास करंट ईयर कौन सा है, 2023, 31 दिसंबर 2023। लास्ट ईयर कौन सा था, 2022। तो मैं अगर आपसे कहूं जी 31 दिसंबर 2023 भी 2022 भी, बताओ मेरे पास पीपी का बैलेंस मौजूद था। हाँ सर पीपी 2022 पे मौजूद था, कितने पे सर, 40,000 रुपये पे। आज कितने पे मौजूद है भाई, ना 39 पे नहीं है, 39 पे नहीं है, कितना सर, 26,000 रुपये पे। जी कोई करंट एसेट नाम की चीज है, नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटीज नाम की चीज है, हाँ। सर प्रोविजन कितने सालों बाद पे होना है, 2 साल बाद, 3 साल की लाइफ थी, एक गुजर गई, तो 2 साल बाद पे होना है। तो प्रोविजन का अपडेटेड बैलेंस कितना है, सूद लगने के बाद 152, ये करंट बैलेंस है। लास्ट ईयर कितना था, 120 है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अस्तगफिरुल्लाह जी, ऐसा है ये छापते। अच्छा ये बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाने की आदत डाल दो, ठीक है जी, आदत डाल दो ये, क्योंकि हर सवाल की रिक्वायरमेंट में FAR 2 में कहता है बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, ठीक है जी। कहां से कॉपी करना है, सिर्फ बैलेंस शीट कॉपी करनी है बस, है? PNL का भी एक्सट्रैक्ट बना दें सर, मजा आएगा। अच्छा PNL सिर्फ करंट ईयर का बन सकता है, लास्ट ईयर का नहीं बन सकता। और PNL में क्या आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, इंटरेस्ट आएगा और इम्पेयरमेंट लॉस आएगा, इन केस अगर कुछ है तो, ऐसा। बड़े एक स्टेप और आगे, चलो मेरे प्यारे बच्चों, शुरू हो जाएं जी।
चलो जी, मुझे बताएं, कह रहे जनाब ऑन 1 जनवरी 2023 नादर लिमिटेड Nadar Limited had a property, plant and equipment with a balance of rupees 160,000 and a provision balance of 2.5 lakh rupees. During the year, the company's accountant revised certain estimates and valuations. The updated present value, उसने कहा दोबारा नहीं निकालना present value, कितनी है 286. अच्छा, हमारी बुक्स में कितने पे आ रही है 256 पे आ रही है, तो हमने 36,000 रुपये इसको बढ़ाना है. तो मुझे बताएं मैंने ये एंट्री पास की होगी. अच्छा, ये 1 जनवरी पे एंट्री पास उसूलन करनी नहीं चाहिए क्योंकि उससे वर्ड इस्तेमाल किया ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि और कुछ है नहीं, एस्टिमेट मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो मैं 1 जनवरी को एंट्री पास कराऊँ. ठीक है, क्या एंट्री पास करूँ सर? पीपी डेबिट कितने से 36,000 रुपये से. और मेरे बच्चों क्या क्रेडिट करूँ मैं? प्रोविजन क्रेडिट कितने से 36,000 रुपये से. डन. अच्छा, फिर वो कह रहा है जी वैल्यू इन यूज़ 3 सालों की रिमेनिंग लाइफ के ऊपर 1.5 लाख है और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 1,54,000 है. तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मेरे पास रिकवरेबल अमाउंट कितने का आ रहा है 154 ऐसा. और मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास पीपी का कैरिंग अमाउंट कितना है? पीपी का कैरिंग अमाउंट हमारे पास पहले था 160 और ये 36 और ऐड हो गया तो ये हो गया जी कितना 1 ऐसा. अब बताओ सर, मेरे पास रिकवरेबल अमाउंट इज 154. हाँ जी, क्या आ रहा है मेरे बच्चों 42,000. मैंने एंट्री क्या पास की होगी? डे 1 पे इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट कितने से और मेरे पास सर पीपी क्रेडिट कितने से. अच्छा, आपने साल के एंड पे इसका डेप्रिसिएशन भी बुक किया होगा, इंटरेस्ट भी बुक किया होगा, वो खुद कर लेना, घर पे कर लेना. मैं आगे जा रहा हूँ. ऐसा किसी को कोई मसला, पंचायत पसूड़ी पंगा, प्रॉब्लम, इशू, नथिंग. अच्छा जी, अब ज़रा बोर्ड पे देखिएगा प्यारे भाई. चलो जी, एक सवाल हम देखते हैं सीए फाइनल का. ये रहा सर, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में कोई हिट नहीं जाएगा. ऐसे ही मैंने आपको कहा था बहुत आसान सवाल है, कर लो इसको. बस सवाल की अंग्रेजी को नहीं देखो, मैं कराऊं. एक बात याद रखना, जिस डेट पे प्रोविजन का बैलेंस चेंज हो रहा है, पहले उस प्रोविजन के बैलेंस को उस डेट तक ले आना, इंटरेस्ट डाल के, उसके बाद उसके चेंजेस को देखना. जी, क्या है प्रोविजन का रिवाइज्ड बैलेंस? सब कुछ करने कराने के बाद 3 और एसेट ना 6587 आ रहा है समथिंग ऐसे ही. चलो जो भी है, आओ देख लेते हैं इसको. मैं इसको करवा रहा हूं मेरे बच्चों, बोर्ड पे देखो. ये कह रहे जनाब वीपीएल इज रनिंग अ कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान. The company has built its plant in an area which contains large reserves of coal. कंपनी ने सर यहाँ पर अपना जो है वो सेटअप लगा लिया है, प्लांट लगा लिया है, जहाँ पर ठीक ठाक गवर्नमेंट को लगता है कि जी कोयला मौजूद है. द कंपनी हैज साइंड अ 20-year एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ पावर टू द गवर्नमेंट. ये वही हरामखोर आईपीपी है जिसका भुगतान आज हम भुगत रहे हैं. ठीक है जी,
ये गवर्नमेंट को कितने साल के लिए बिजली बेचेगी? 20 साल के लिए। द पीरियड ऑफ एग्रीमेंट कंटेन द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट। इसका मतलब है सर लगभग हमारी यूजफुल लाइफ भी क्या है, इतनी ही है, ये कह रहा है। द कंपनी इज लायबल टू रिस्टोर द साइट बाय डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द प्लांट एंड एसोसिएटेड फैसिलिटी ऑन द एक्सपायरी ऑफ द एग्रीमेंट। हमारा एसेट भी लगभग इतने साल ही चलेगा, हम उसके बाद निकाल देंगे। निकालने के बाद एसेट हवा में तो नहीं चलेगा, तो एसेट की यूजफुल लाइफ अगर कुछ दी भी होती तो मैं कितना लेता? 20 साल ही लेता मैं, ऐसा। अब बताओ, प्लांट ने काम शुरू किया कब? 1 जनवरी 2007 को। कंपनी की पॉलिसी है कि वो एसेट को कॉस्ट मॉडल पे रखती है, ठीक है जी, कोई मसले वाली बात नहीं है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्लांट वो 6570 इंक्लूडिंग इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, बोरिंग कॉस्ट, सब कुछ मिला जुला के अदर देन डिसमेंटलिंग कॉस्ट इस एसेट की वैल्यू कितनी थी? 65। तो मैं इसको नाम दे दूं कि ये मेरे लिए कॉस्ट है, ऐसा। ये क्या जनाब हमारे लिए कॉस्ट है। मुझे बताओ इस साइड पे मैंने क्या किया होगा? पहली जुलाई 2007 एसेट की कॉस्ट कितनी जी? 6570। अच्छा, ये तो है मेरे पास एसेट का। दूसरी तरफ वर्किंग किस चीज की है? मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, इधर क्या हिसाब किताब बनेगा? 1 जुलाई 2007 ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। सर ये कह रहे जी हमारे पास प्लांट की रेजिडुअल वैल्यू 320 मिलियन है, ये किस काम आएगी? ये सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के काम आएगी और किसी काम नहीं आएगी, ठीक है। फिर वगैरह इनिशियल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर डिसमेंटलिंग वुड बी 780। हाउएवर सच एस्टिमेट वाज रिवाइज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। रिवाइज तो बाद में हम देखेंगे। इनिशियल एस्टिमेट कितना है? 780। वो कह रहे साल के एंड पे चेंज हो गया। भाई साल के एंड की अकाउंटिंग बाद में देखेंगे ना। फिर उसने कहा जी हम स्ट्रेट लाइन पे एसेट को डिप्रिशिएट करते हैं। हमारे पास इंटरेस्ट का रेट जो है ना वो आज 8% है शुरू में, बाद में रिड्यूस हो जाएगा, बाद का बाद में देखेंगे। तो बताओ मैं क्या करूं? 780 को डिवाइड करूं किससे? 1.08 रेज़ टू पावर 20 कितना आ रही है? पॉइंट, बस सीधा सीधा। अच्छा जी ये आगे जी मेरे पास 167। इसको यहां भी डाल दूं सर, मैं इसको इधर भी इनकॉर्पोरेट कर दूं जी। किस तारीख को? इसी तारीख को। सर मेरे पास प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट 160। मेरे बच्चों मुझे बताओ एसेट कितने पे आ गया? 6737। प्रोविजन कितने पे आ गया? 167 पे, ऐसा। ये मेरा ओपनिंग अमाउंट आ गया। अब बताओ जी मेरे पास 20 साल की लाइफ है, तो मेरे पास सर 31 या 30 जून 2008, 30 जून 2008 पे ये डेप्रिशिएट हो जाएगा कितने से? डिवाइडेड बाय 20। करो क्या आ रहा है? डिवाइडेड बाय 20 कितना? 897 337। अच्छा इधर क्या होगा जी? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाजा रेज़िडुअल वैल्यू कंसिडर 6737 माइनस 320 डिवाइडेड बाय 20 साल की लाइफ कितना? 336 21। ठीक है, मट्टी पाओ बेटा, राउंड ऑफ को छोड़ो इस वक्त जी। यहां पर सर 30 जून 2008 को इंटरेस्ट आएगा कितने का? 8% के हिसाब से कितना? 13.68 की जगह 14 कर दूं आसानी के लिए। ये कितना हो जाएगा? 171 81 पक्का। ये मेरे पास सर बैलेंस आ गया 30 जून पे। ये पीपी का बैलेंस कितना आ रहा है 30 जून पे भाई? 64। अब इस डेट के ऊपर 30 जून के ऊपर हमारे पास प्रोविजन का बैलेंस रिवाइज हुआ है। क्या रिवाइज हुआ है जी? अमाउंट भी रिवाइज हुई है, अमाउंट भी रिवाइज हुई है, 1021 हो गई है, और रेट भी रिवाइज हो गया 6% हो गया। तो क्या करूं सर मैं?
सर मेरे पास 1021 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6%, और आपको पता है रेट लाइफ क्या होगी, नंबर क्या होगा, 19। मुझे बताओ क्या आ रहा है, 330। अच्छा अभी हम खड़े 181 पे, तो मुझे बताओ 337 तक जाने के लिए मुझे कितना चेंज इन एस्टिमेट डालना पड़ेगा। 30 जून कितना, 156। और बताओ यहां भी क्या करूंगा मैं, चेंज इन, बताओ कितना हो जाएगा ये, 6572, और इधर 337। पक्का यही मांगा था उसने, देख लोगे मेरे प्यारे बच्चों, बड़े एक स्टेप आगे अपने पास हेडिंग डालें जनाब, रीवैल्यूएशन मॉडल। जी मेरा बच्चा, नहीं देखो एक चीज याद रखो, जिस डेट पे एस्टिमेट चेंज हो रहा है ना, अच्छा सुनो भाईजान, ये सुन लेना सुन लेना सुन लेना सुन लेना, सारी चीजें छोड़ दो, मुझे बताओ इधर चेंज इन एस्टिमेट लाइफ का हो रहा है या प्रोविजन का हो रहा है, प्रोविजन का हो रहा है। लाइफ वाला जो होता है ना वो हम साल के पहले दिन से इस्तेमाल करते हैं। यहां हमने देखा कि हमारे पास प्रोविजन का चेंज है, और आया किस वक्त है, साल के एंड पे। टेक्नोलॉजी डेवलप ही साल के एंड पे हुई होगी, नहीं, यहां हमारे पास जो चेंज आया वो साल के एंड का इवेंट है, इसको शुरू से नहीं करना। अब सुन लो, मैंने तुम लोगों को डे 1 पे एक बात बताई थी, FAR2 में चेंजेस इन एस्टिमेट्स जिस पॉइंट पे होंगे ना, उसी पॉइंट पे अप्लाई करना, सिवाय एक एस्टिमेट के चेंज के। किसके, लाइफ के, लाइफ पहले दिन से करना, ठीक है जी। क्योंकि आपके एग्जामिनर ने सवाल बनाए हैं 31 दिसंबर पे एस्टिमेट चेंज करना, और 31 दिसंबर पे उसका इम्पैक्ट लेना। एक चीज का इम्पैक्ट आप कब लोगे, सर साल के स्टार्ट पे। वो कौन सा एस्टिमेट होगा, वो होगा लाइफ का, बस। और दूसरा कोई इस तरह का काम हम नहीं करेंगे। ये तीतर आधा बटेर जो है बनाने से पहले कई दफा हमने उनसे कहा था कि भाई आप एक काम करें, आप जब चेंज इन एस्टिमेट का सवाल पूछें तो साल का एंड नहीं रखें, फिर क्या रखें, साल का पहला दिन। तो ये उन्होंने इंश्योर किया पिछले 3-4 अटेम्प्ट से कि जब एस्टिमेट का चेंज पूछा तो कब पूछा है, उसने कहा ड्यूरिंग द ईयर। तो हमने क्या करना है, ड्यूरिंग द ईयर का वर्ड आ जाए तो साल के पहले दिन से अप्लाई करो, ठीक है जी। ये उन्होंने आसान कर दिया है। हमने कहा यार ये फिर गलत ट्रीटमेंट होगा, हम बच्चे को कैफ 1 में कुछ बता रहे हैं, कैफ 5 में कुछ और बता रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमें भी एहसास है इस चीज़ का, तो इसको अब क्या करेगा वो, और अगर दे दे ईयर एंड के ऊपर प्रोविजन का चेंज, तो ईयर एंड के ऊपर ही उसको अप्लाई करना, उसको शुरू से अप्लाई नहीं करना। ऐसा लाइफ का चेंज होगा तो वो शुरू से अप्लाई कर दें, डन। अच्छा जी, आए ज़रा दोस्त एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, बढ़े, करना है, कॉपी करना है, कर लो, शाबाश। ये 8 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर तक का मैक्सिमम आया ये। लेकिन अगर एग्जामिनर ने किसी अटेम्प्ट में तुम लोग की जिंदगी हराम करनी हो ना, ये डेफर टैक्स के साथ दे देगा। क्या ऐसा हुआ है आज तक? हाँ, CA फाइनल में 21 नंबर का सवाल है डेफर टैक्स के साथ, हैं? नहीं तो बस CA फाइनल में आ गया तो फिर आ गया ना, खत्म। सर क्या इस अटेम्प्ट में आएगा? अभी मैं पेपर बनाऊंगा शाम में तो बताता हूं, मुझे क्या पता भाई। हाँ जी सर, अगर एस्टिमेट ईयर एंड पर हो रहा है तो ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन पहले लेंगे। देखो जिस पॉइंट पे एस्टिमेट का चेंज आ रहा है ना, उस दिन तक सारा डेप्रिसिएशन भी ले लो, सारा इंटरेस्ट भी ले लो, उसके बाद चेंज इन एस्टिमेट को जो है इन्वॉल्व करो। ऐसा ई का है रे, वाह यार वाह, क्या है क्या ये मेरा भाई बेहतरीन, थैंक यू। फुल गरम लाए हो, कहाँ से लाए हो? बढ़े हम आगे।
बचपन में एक चीज हमने पढ़ी थी, रिवैल्यूएशन मॉडल, याद आ रहा है? मैं आपको एक बहुत ही बच्चों वाला सवाल दे रहा हूं, ये असेस करने के लिए कि आया तुम्हें रिवैल्यूएशन मॉडल याद है या नहीं है। बोर्ड पे देखना, एक एसेट है, गौर से देखना, जिसकी कॉस्ट है 100 रुपए। कितने? 100 रुपीज। इस एसेट की लाइफ है 5 साल और हम इस एसेट को रीवैल्यू करते हैं हर 2 साल बाद। कब? हर साल नहीं, हर। तो सर इसकी फेयर वैल्यू एट ईयर 2 है 75 और इसकी फेयर वैल्यू एट ईयर 4 है 27। शाबाश, मुझे इसकी जर्नल एंट्रीज पास करके दो, या जर्नल एंट्रीज से ज्यादा मुझे बैलेंस निकाल के दो। रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने रुपए का मौजूद होगा ईयर 4 के एंड पे? याद आ रहा है? एक टेबल हम बनाते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से सवाल किया ना, तो अब जब मैं इसमें डिस्पेंडिंग लायबिलिटीज डालूंगा ना, तो उनके लिए काम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। गलत नहीं किया उन्होंने, बहुत सारे लोगों का मैंने काम देखा। एक फॉर्मेट फॉलो कर लेते हैं, ठीक है? और वो फॉर्मेट क्या जी? बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, डेट, पर्टिकुलर्स है मेरे पास, फिर सर HCA ना भी डालो तो कोई टेंशन नहीं है, कैरिंग अमाउंट है, फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, फिर प्रोविजन इसमें डाल दें? नहीं सर, प्रोविजन अलग से डाल दें, छोड़ दें। बोर्ड में देखिएगा दोस्त, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों 1 जनवरी है ईयर 0, ऐसा। ईयर 0 में हमने क्या किया? एक एसेट परचेज किया, कितने का? 100 रुपए का, यही है। मुझे बताएं, मैंने पहले साल के एंड पे इस पे डेप्रिसिएशन बुक किया होगा, कितने का? सर 5 साल की लाइफ है तो 20 रुपए, ठीक है जी। क्या रह गई होगी सर मेरे पास कैरिंग अमाउंट? 80। फिर मेरे बच्चों मेरे पास ईयर 2 में फिर डेप्रिसिएशन आया होगा, कितने का? फिर 20 का। मेरे पास सर क्या रह गया होगा? 60। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ईयर 2 पे ही मैं इस एसेट को रीवैल्यू कर रहा हूं। अगर रीवैल्यू करोगे, इसको 75 पे लेके जाना है, तो प्यारे बच्चों मेरे पास 15 रुपए का इधर अमाउंट आएगा और 15 रुपए की रीवैल्यूएशन सरप्लस यहां आ जाएगी, पक्का? अब मेरे बच्चों मेरे पास ये हो जाएगा कितना? 75। और ये अब अगर आप देखेंगे तो ईयर 3 का डेप्रिसिएशन आपका औकात से ज्यादा जा रहा होगा, कितना? सर डिवाइडेड बाय 3 करूं अगर मैं इस कैरिंग अमाउंट को, तो ये होगा 25। अच्छा, अब ये एक इंतहाई फजूल कॉन्सेप्ट होता है कि लोग इसको यहां से उठाते हैं और इससे कंपेयर करते हैं और कहते हैं जी 5 रुपए का डेप्रिसिएशन एक्सेस है। ऐसे मत करना अल्लाह के वास्ते। आपने सिंपली इस 15 रुपए को आहिस्ता आहिस्ता ओवर द लाइफ किस में डालना है? रिटेन्ड अर्निंग में डालना है। इस 15 रुपए को आहिस्ता आहिस्ता आपने क्या करना है? अब बताओ आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से? जिस तरह एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे हो, डिवाइडेड बाय 3 है, डिवाइडेड बाय 8 है, डिवाइडेड बाय 10 है, उसी तरह आप क्या करोगे? इसको भी आप जो है वो ऐसा, ये याद रखना, लोग क्या करते हैं इस 20 से कंपेयर करते हैं 25 को, ये नहीं करना, क्योंकि बाज औकात वो ईयर 3 पे कहेगा लाइफ चेंज हो गई। अब आप इसको डिवाइड कर रहे होगे 15 से, तो डेप्रिसिएशन अपेरेंटली कम नजर आ रही होगी। तो अल्लाह के वास्ते आप इन दोनों को कंपेयर करके इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन मत निकालना। आप सिंपली क्या करना, जो रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस है, इसको ओवर द रिमेनिंग लाइफ आप क्या करें? आप आहिस्ता आहिस्ता रिटेन अर्निंग में डाल दें डिवाइड करके। बताओ इधर कितने से डिवाइड करें उसको? 3 से। तो इधर अमाउंट क्या आ रही है? अब ये इस पर्टिकुलर केस में सेम आ रही है, क्योंकि एसेट की यूजफुल लाइफ को हमने चेंज नहीं किया। ऐसा अगर यूजफुल लाइफ यहां से 10 साल हो चुकी होती तो डिवाइड बाय 10 करते तो 7.5 का डेप्रिसिएशन आता। फिर आप ऊपर से कंपेयर करते तो आपको लगता 12.5 रुपए का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, पता नहीं है। फिर क्या करते? इधर ऐड कर देते, गलत हो जाता है। ये याद रखना आपने, इसको अगर 3 से डिवाइड किया तो उसको भी 3 से डिवाइड करें, ठीक है जी।
अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ सर, जिसने FAR 1 पढ़ी वो चिल्ली करे, अच्छा चिल करे, अल्लाह माफ करे यार। ये कितना रह गया 10। अब बताएं ईयर 4 में क्या होगा, फिर डेप्रिसिएशन कितने का 25 का, फिर 5 रुपये फारिग। अब बताएं सर मेरे पास क्या हिसाब किताब रह गया, ये कितना आ गया 25, ये कितना रह गया। अब बताओ जी ईयर 4 के एंड में फिर रिवैल्यूएशन हो रही है, कितने से 2 रुपये से। तो आप अपने पीपी को 2 रुपये से बढ़ाओगे, 27 पे लेके जाओगे तो उसको भी क्या करोगे 2 से बढ़ा दोगे। तो मुझे बताओ सर ये कितना हो जाएगा। और ये अब मेरा एक सवाल है सर आपसे, ये जो रिवैल्यूएशन की अमाउंट आ रही है और जो पीपी का बैलेंस आ रहा है, ये आपको बचपन से चलाने आता है, यहाँ हम इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि सर अगर इस एसेट के अंदर डिसमेंटलिंग कॉस्ट होती तो उसका क्या करते हैं, है जी, करें ऐसा एक सवाल। ये रिवैल्यूएशन याद आ गया। अच्छा अब हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव सवाल, एक सवाल मैं करवाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको रूल्स बताऊंगा, ठीक है जी। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस स्टैंडर्ड को ख़त्म करेंगे और इसके पास पेपर्स देखेंगे। इसके 5 पास पेपर्स हैं, 4 पास पेपर्स हैं, वो सारे हमने करने हैं, ठीक है। तैयार हो, आओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं सवाल आपको डेवलप करके दे रहा हूँ, गौर से सुनना, गौर से देखना। हमारे पास टाइम कितना रह गया है, हाँ हमारे पास 20-25 मिनट है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। 15 मिनट भी है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप सुकून से बैठे रहो मेरे बच्चों। देखो इतना मैं आपको बता रहा हूँ, तरीके से चीज़ें देख लो। मुझे आप लोग इतना माशाल्लाह इतने बच्चे आए हो ना, ये मुझे आपने मजबूर किया कि आप लाइव पढ़ाएं, तो पढ़ के जाओ फिर, ठीक है जी। बोर्ड में देखना दोस्त। सर एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है से 250 रुपये, ठीक है जी। इस एसेट की लाइफ है से 5 ईयर्स। मेरे बच्चों बोर्ड में देखना अच्छे तरीके से। सर प्रोविजन हमने बुक करना है सर 32.1 या 32.2। ये मेरे पास जो है वो अमाउंट है जो मैंने कब पे करनी है, 5 साल बाद। सर सूद का रेट है 10%। मुझे पता इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो कितना आ रहा है, 20 आ रही है, एग्जैक्ट 20 आ रही है। हमने क्या किया, 32.2 को मेरे प्यारे बच्चों डिवाइड किया 1 + 10% रेज टू द पावर 5 से, ये आगे कितना 20। अब मुझे बताओ मैंने डे वन पर एक एंट्री पास की ईयर 0 पे, PPE डेबिट कितने से सर 250 + 20 कितना 270। कैश मैंने कितना पे किया सर एसेट खरीदने के लिए 250, और मैंने क्या क्रिएट कर दिया, प्रोविजन क्रिएट कर दिया कितने से 20 रुपए से। पक्का ये एसेट चलेगा रिवैल्यूएशन मॉडल पे, किस पे चलेगा, और हर साल ये एसेट रिवैल्यू होगा। ये एसेट क्या होगा, हर साल रिवैल्यू होगा। अब मैंने सर क्या किया, नीचे वाली जगह पे आके मैंने सर यहां पर एक टेबल बनाना शुरू किया, डेट, फिर जी मेरे बच्चों मेरे पास इसके बाद कैरिंग अमाउंट, मेरे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस, फिर मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस। डन। इसी तरह मैंने एक और वर्किंग यहां खोल दी, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। प्लीज 3 ही चीजें बस। डन। बोर्ड में देखना मेरे प्यारे बच्चों, मैंने डे 1 पे अपने पास एसेट को रिकॉर्ड किया सर ईयर 0, एक्विजिशन ऑफ एसेट कितने का 270। पक्का। इधर भी मैंने एंट्री पास की ईयर 0 कितना जी, बैलेंस कितना जी 20 रुपीज। डन हो गया। पक्का। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, प्रॉब्लम, इशू, पसूड़े नहीं। पहले साल का एंड आया, एसेट को मैं क्या करूंगा, डेप्रिशिएट करूंगा।
सर मेरे पास 5 साल की लाइफ है, 270 को डिवाइड करूं 5 से 50, तो सर मेरे पास ये 54 रुपीज़ से डेप्रिसिएशन बुक हुआ। ऐसा किसी को इसमें कोई मसला नहीं? सर एसेट कितने का रह गया? 216 रुपए का। नीचे आते हैं, ईयर 1 पे हमने एंट्री पास की, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 10% का रेट है मेरे बच्चों, तो तू कहाँ आ गया भाई? 2 रुपए। ऐसा मेरे पास बताओ एसेट की वैल्यू कितनी रह गई? 22। इस दिन पे पहले साल के एंड पे हमने एसेट को रीवैल्यू किया, पहले साल के एंड पे हमने एसेट को रीवैल्यू किया, और हमने एसेट को रीवैल्यू किया से 28 रुपए से, कितने से? तो मैं इधर एंट्री डाल रहा हूं सर, रीवैल्यूएशन 28। एसेट कितने पे चला गया? 244 रुपए पे। और इधर भी आ गया कितना जी? मुझे बताया रीवैल्यू करने से क्या एसेट के प्रोविजन में कोई तब्दीली आएगी? नहीं आएगी। रीवैल्यू करने से एसेट के प्रोविजन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। बताएं सर मेरे पास इस वक्त मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ? पहले साल के एंड पे, पहले साल के एंड पे। बताओ मेरे पास एसेट कितने का आ रहा है? ये 244 क्या है इसकी? ये दो फेयर वैल्यू भी है ना सर, 244 इसकी फेयर वैल्यू भी है और कैरिंग अमाउंट भी है। इसी दिन हमें पता चला रीवैल्यू करने के बाद कि यार हमारे डिसमेंटलिंग का प्रोविजन भी चेंज हो रहा है। हमने कहा अच्छा, डिसमेंटलिंग कितने पे खड़ा है? 22 पे। किसी ने कहा भैया गौर से सुनना, डिसमेंटलिंग का प्रोविजन चेंज करना पड़ेगा। डिसमेंटलिंग की अल्टीमेट वैल्यू, कौन सी वैल्यू? अल्टीमेट वैल्यू जो है ना, अब 32.2 की जगह 40.4 हो गई है। हमने कहा अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कितने साल रह गए? तो 1 + 10% रेज़ टू पावर 4 कितना? 27.6। इसका मतलब यह है कि 27.6 तक ले जाने के लिए मुझे इसमें ईयर 1 में ही एक चेंज करना पड़ेगा, चेंज इन प्रोविजन। कितना? 5.6। आमतौर पे 5.6 आप फौरन से भागते हो और कहां डाल देते हो? यहां पीपी नहीं डाल सकते, क्योंकि आप कह रहे हो मैं तो एसेट को रीवैल्यूएशन मॉडल पे चला रहा हूं, फेयर वैल्यू पे रखता हूं, तो अब तो एसेट को आप हिला ही नहीं सकते। 244 से आप ना ऊपर ना नीचे किसी जगह भी नहीं लेके जा सकते, तो फिर क्या करें? अब एक बंदा कह रहा है जो ये एसेट में नहीं जा रहा तो रिवॉल्यूशन में जाएगा, 3 ही अकाउंट बचे हुए हैं, क्या करें सर हम? अच्छा सुनो जरा गौर से सुनो, अभी अभी आपने एसेट को रिवैल्यू किया, कितने पे रिवैल्यू किया आपने? सर 244 पे ले आए हो। ऐसा स्टैंडर्ड कहता है भैया जो प्रोविजन का चेंज है रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। वो किस में जाएगा? अच्छा इसकी मैं आपको अभी लॉजिक बताता हूँ ऐसा क्यों है। पहले इसको डाल दो सर, चेंज इन प्रोविजन। हमने कहा तू साइड में हो भाई, कितना जी? अब बताओ एंट्री क्या पास हुई होगी? प्रोविजन बड़ा है तो हमने क्या एंट्री पास की होगी? प्रोविजन क्रेडिट कितने से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट करने से कम होता है। डेबिट करने से तो इसको मैं क्या करूं? माइनस कर दें, कितना? 5 पॉइंट। अब बताओ इस एंट्री के बाद मेरे पास एसेट 244 पे ही खड़ा रहेगा और प्रोविजन कितनी हो जाएगी? सॉरी रीवैल्यूएशन कितना हो जाएगा? 22.4। और ये मेरे पास कितने पे आ जाएगा? 27.6। ऐसा ही है। बोर्ड में देखो दोस्त, एक बंदा कह रहा है यार ये तो ज्यादती है, ये तो एसेट में जाना चाहिए था। अगर मैं इसको एसेट में ले जाता तो ये 244 से कहां पहुंच जाता? ये 244 से कहां पहुंच जाता मेरे बच्चों? ऊपर चला जाता। 244 से ऊपर जाता ना, प्रोविजन का बढ़ना दूसरा हेड पीपी में जाता तो हम पीपी को डेबिट करते। ये कितने पे चला जाता? 244 प्लस 5 पॉइंट, ये कितने पे चला जाता? 249.6। अज्यूम करो हमने उसको रीवैल्यू नहीं किया है, या रीवैल्यू कर दिया हमने, उसको कर दिया हमने रीवैल्यू। कितने पे ले हम सर?
244 पे और आपने फिर इसके अंदर ये अमाउंट डाल दी, ऐसा है या नहीं? अब मुझे एक बात बताओ सर, ना अब जेन्युइनली अपने आप से पूछो, आपसे स्टैंडर्ड कह रहा है भाई आज रिवैल्यूएशन की डेट एसेट फेयर वैल्यू में होना चाहिए, हमने कहा अभी ले आते हैं दोबारा फेयर वैल्यू पे। अब अगर उसको दोबारा फेयर वैल्यू पे लेकर आओगे तो तुम्हारे पास 5.6 का क्या आएगा, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन आएगा। इसको हम कहाँ पार्क कर देंगे, यहाँ पार्क कर दोगे तो इवेंचुअली एसेट पे जो वैल्यू ऐड होगी वो रिवैल्यूएशन की वजह से कहाँ जाके गिरेगी। अच्छा, एक बंदा कह रहा है नहीं पहले रिवैल्यू नहीं करते, पहले इसको आप क्या करते, रीवैल्यू नहीं करते, पहले इसको आप क्या करते। अच्छा, हमने कहा ठीक है, इससे पहले वैल्यू क्या थी 216, आप इसमें क्या अमाउंट ऐड कर देते, कितना हो जाता ये 221.6, फिर मैं इसको रीवैल्यू करता 244 पे, कितना रीवैल्यूएशन आता, अभी भी यही आ रहा है। तो मैं इसको रीवैल्यूएशन से पहले पीपी में अमाउंट डाल दूं फिर रीवैल्यू करूं तब भी मैं एसेट 244 पे लाना पड़ेगा और ये 22.4 पे आ जाएगा। रीवैल्यूएशन के बाद मैं इसके अंदर अमाउंट डालूं तो तब भी मुझे एसेट को फेयर वैल्यू पे रखना है, मुझे दोबारा इसको रीवैल्यू करना पड़ेगा, तब भी अमाउंट 5.6 यहाँ आएगी। तो सर इसका मतलब है हमने एक चीज ध्यान में बिठा लेनी है, आइंदा के बाद जब भी रीवैल्यूएशन मॉडल पे एसेट चल रहा होगा हम प्रोविजन के चेंज को पीपी में नहीं डालेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसको सीधा सीधा रीवैल्यूएशन सरप्लस में फेंकेंगे। क्योंकि अगर आप ये काम नहीं भी करोगे तो अल्टीमेटली रीवैल्यूएशन सरप्लस में जा रहा होगा। तो सर फिर हम एक पॉलिसी बना लेते हैं अपनी, कैनेडा के बाद जब एसेट कॉस्ट मॉडल पे चल रहा होगा तो प्रोविजन का चेंज एसेट में डाल देंगे, और अगर हमारे पास एसेट फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहा होगा तो प्रोविजन का सारा चेंज हम कहाँ डाल देंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस में। ऐसा है। अब बताओ अगर आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस में इसको डाल दिया है तो एसेट तो मेरे पास अब भी कितने पे मौजूद है, 244 पे, और रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने पे चला गया, 22.4 पे। ऐसा। अब बताएं जी पहले साल के एंड के बाद हम कहाँ पहुंचेंगे, ईयर 2 पे क्या करेंगे हम, फिर डेप्रिशिएट करेंगे, कितने साल लाइफ बाकी है, तो डिवाइडेड बाय 4 कितना 61। अब बताओ जी इसको भी डिवाइड बाय 4 करोगे 5 पॉइंट, ये कहाँ जाएगा, ये रिटेन एंडिंग में जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये रिटेन एंडिंग में जाएगा। अब देखो अकल के अंधों, अब अल्लाह के वास्ते इन दोनों को कंपेयर करके ये नहीं करना कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 7 रुपए का है, अल्लाह के वास्ते मैं इसीलिए बता रहा था कि हम इन दो को कंपेयर करके इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस को डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ कर देंगे। अब बताओ सर ये ऐसे चलेगा, नीचे का क्या होगा, ईयर 2 पे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से जी, अब इंटरेस्ट 10% से कितना जी 2.8 कर दूं, क्या आ रहा है सर ये 30.4। इसका मतलब ये अब ऐसे चलता रहेगा। अब आप उसको ऊपर रीवैल्यू करते रहो और नीचे सर इसको ऐसे चलाते रहो, जहां नीचे प्रोविजन का चेंज आएगा क्या करोगे, ऊपर रीवैल्यूएशन सरप्लस में ठोक दोगे, प्रोविजन बढ़ेगा रिवैल्यूएशन कम होगा, प्रोविजन कम होगा रिवैल्यूएशन बढ़ जाएगा। इसका मतलब आसान भाषा में आइंदा के बाद में पीपी की जगह रिवैल्यूएशन सरप्लस लिख दूंगा, बस ये मुझे याद रखना है। यस सर, आइंदा के बाद प्रोविजन का सारा चेंज आप क्या करोगे, रिवैल्यूएशन में डाल दोगे, बस ठीक है जी। ये कॉपी करें मेरे बच्चों। जी मेरा बच्चा, कोई मसला नहीं है, अभी सवालात करते जाते हैं, हम सारे केसेस देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन में लॉस आ रहा हो और लायबिलिटी की वजह से गेन आ जाए तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन में गेन आ रहा हो लायबिलिटी की वजह से लॉस आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है जी। सारे केसेस अभी हम देखते हैं। आपके एग्जामिनर ने एक दफा सिर्फ कॉस्ट मॉडल पे सवाल पूछा है, बाकी सारे सवाल किस पे पूछे हैं। उसको लगता है कि लोग इसमें फंसते हैं, लेकिन अगर आप ये टेबल यूज करोगे ना आप नहीं फंसोगे, ठीक है जी। प्रोविजन और रिवैल्यूएशन में एडवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स होता है, एडवर्स कब से, हाँ सैफ अभी आगे आ रहा है मेरा बच्चा, आगे बढ़े हम दोस्तों में। तुम्हारा पूरा मैंने लॉजिक दिया मेरा प्यारा भाई, अगर तुम इसको एसेट की कॉस्ट में भी डाल दोगे तो अल्टीमेटली इसको कहां जाके गिरना है, रिवैल्यूएशन सरप्लस में। आप एसेट की वैल्यू बढ़ा दोगे उसके बाद उसको रिवैल्यू करोगे तब भी आपको एसेट 244 पे ही रखना है, ये हर हाल में कहां चला जाएगा,
तो बस एक चीज ध्यान में बिठा लो ना कि जब रिवैल्यूएशन मॉडल होगा तो हम इसको पीपी की जगह कहां डाल देंगे, रिवैल्यूएशन में डाल देंगे, कहानी खत्म। मुकद्दस इस पे बात करते हैं मेरे बच्चे, रुक जाओ 2 मिनट। ये क्लास ऑफ क्यों भाई? नहीं अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, सीख लो चीज़ें मुझसे, ठीक है जी। मेरा बस नहीं चलता बीएफडी में आपको लाइव पढ़ाऊँ ना, मज़ा आ जाए, लेकिन ना मेरा बस चलता है ना तुम लोग आओगे, बस रिकॉर्डेड लेक्चर लेना बस तुम लोग, ठीक है? हैं सर इस पर होमवर्क में क्वेश्चन दे देना बेटा, बिल्कुल देना। मैंने डिसमेंटलिंग कॉस्ट, आईपी में डिसमेंटलिंग कॉस्ट आती है, बिल्कुल आती है सर, आती है तो आएगी, ठीक है जी। बिल्डिंग बनाते हुए अगर आपको कहे कि जी उखाड़ते हुए लेके जाना बिल्डिंग को साथ में और ज़मीन सही करके देना, तो वहाँ भी आ सकती है। वो डे 1 पे कॉस्ट में जाएगी, उसके बाद रीवैल्यू होते पीएनएल में जाएगी सीधा, वहाँ प्रोविजन का सारा चेंज पीएनएल में जाएगा। क्यों? एसेट हर रिपोर्टिंग डेट पे रीमेजर हो रहा है, रीमेजरमेंट गेन कहाँ जा रहा है? पीएनएल में। तो इसका डिस्पेंडिंग लायबिलिटी का भी सारा चेंज कहाँ जाएगा? पीएनएल में। लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है भाई, ठीक है? ये फ्रिक 1 का इशू नहीं है। फ्राइडे को क्या टाइम होगा क्लास का? एमएफए भाई फ्राइडे को 3 बजे से हमारी एमएफए होगी 4:30 तक, और फिर 4:30 से ही तुम्हारी FAR2 शुरू हो जाएगी। ये अभी आप तो हालात ऐसे हो गए हैं कि आप लोग घरों में पले बड़े हो, हम तो छोटे होते थे भाई, यकीन करो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं एक दफ़ा बस में बैठा होता तो कंडक्टर आके कहता है कि कहाँ जाना है? मैंने कहा जी खारादर जाना है। कह रहे किराया है? मैंने कहा बिल्कुल है। कह रहे नहीं दो। मैंने कहा नहीं भाई किराया ले भाई, दो तो किराया ले भाई, तू छोड़ दे बाकी तो हैं क्या चीज? नहीं मैं मुझे बोले जवाब भी दूं ना फिर। चलो जी आगे आओ दोस्त। अच्छा अब सुनना जरा दोस्त, एक छोटी सी कहानी गौर से सुनो, सारी चीजें छोड़ दो। यहां देखो मेरे पास एक एसेट है, गौर से सुनना, उसका कैरिंग अमाउंट है 100 रुपए। कितने? 100 रुपए। इसके अगेंस्ट प्रोविजन मौजूद है से 60 रुपए का। कितने का? 60 रुपए का प्रोविजन मौजूद है, और इसके अगेंस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस भी मौजूद है से 15 रुपए का। कितने का? 15 रुपए का सरप्लस मौजूद है। गौर से सुनना, आपसे एग्जामिनर कह रहा है ये जो प्रोविजन है ना ये चेंज हो गया 70 रुपए हो गया, क्या करूं बताओ मैं? प्रोविजन का बैलेंस 60 रुपए से बढ़ के 70 हो गया, क्या करें? सर तो आप तो प्रोविजन को करते हैं क्रेडिट, कितने से? 10 रुपए से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कर दें कितने से? 10 से। डेबिट करोगे तो इसमें से 10 निकल जाएगा, कितना रह जाएगा? 5 रह जाएगा, ऐसा। इसके बाद मेरा एसेट हो जाएगा 100 रुपए पे, उसको तुमने हाथ ही नहीं लगाना, प्रोविजन मेरा 70 रुपए पे आ जाएगा, और रीवैल्यूएशन सरप्लस उठ के 5 रुपए पे चला जाएगा। व्हाट इफ के एग्जामिनर कहे कि जनाब ये प्रोविजन ले जाओ जी 80 रुपए पे 70 की जगह। अब जी अब अगर 80 पे लेके जाना है तो मैं काले रंग से एंट्री पास कर रहा हूं, सर प्रोविजन क्रेडिट कितने से? 20 रुपए से। बढ़ गया प्रोविजन, 10 से नहीं बल्कि 20 से बढ़ गया। अब बताओ आपने तो ये सीखा है कि इसको कहां टिका दो? रीवैल्यूएशन सरप्लस में जगह कितनी है? तो 15 रुपए से ज्यादा तो नहीं जा सकता ना इसके अंदर, तो बाकी का अमाउंट क्या होगा? पीएनएल में चला जाएगा, लॉस चला जाएगा। कितने का? ये लॉस क्यों है? क्योंकि लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है, नुकसान है आपका। तो हमने कहा जी मेरे पास कुछ 15 रुपए का सरप्लस मौजूद है, वहां डाल दो, बाकी लॉस। इसका मतलब है सर आपने प्रोविजन का चेंज रीवैल्यूएशन सरप्लस में डालना है, लेकिन रीवैल्यूएशन सरप्लस को 0 से नीचे नहीं जाने देना। रीवैल्यूएशन सरप्लस अगर खत्म हो जाएगा तो बाकी का चेंज कहां चला जाएगा? पीएनएल में चला जाएगा। ऐसा है, ये कॉपी करो पहले, शाबाश। हाँ जी,
अब बताओ प्रोविजन में जब भी चेंज आएगा हम उसको कहाँ डालेंगे? रीवैल्यूएशन सरप्लस में। लेकिन रीवैल्यूएशन सरप्लस अल्लाह के वास्ते उसको मार मार के जीरो कर देना, नेगेटिव में नहीं जाएगा, जो बाकी बचेगा वो कहाँ चला जाएगा? पीएल में चला जाएगा। ऐसा चलो जी, बड़े स्टेप आगे। आखिरी कॉन्सेप्ट में देने जा रहा हूं, इट विल टेक 5 to 6 मिनट्स, और फिर हम अपनी क्लास को कंक्लूड करते हैं। ठीक है जी। जी मेरे बच्चों, वकास रिवॉल्यूशन मॉडल चल रहा है इस वक्त। अच्छा, मैं आपसे एक टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूं, गौर से सुनना, गौर से देखना और मुझे बताना। ये इंडिकेट करेगा कि हमारी क्लास का लेवल क्या है। सर पीपी है मेरे पास, इसका कैरिंग अमाउंट है 500, इसके अगेंस्ट प्रोविजन मौजूद है 100 रुपये का। कितने का? 100 रुपये का। इसके अगेंस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस है 650 का। मुझे बताइए पॉसिबल है? ये पॉसिबल है जी? कोई ओपिनियन दो, हाँ या ना? यस यस, वेरी गुड। नो कितने लोग कह रहे थे? एक बच्चा, 2। यस कितने लोग कह रहे थे? यार अल्लाह के वास्ते एक ओपिनियन तो रखो, ये पॉसिबल है नहीं? यस कितने लोग कह रहे हैं? लानती हूं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ, सुनो, आप कह रहे हो रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस एसेट से ऊपर है। अच्छा एक बात बताओ, एक एसेट फुली डेप्रिशिएटेड हो, उसका कैरिंग अमाउंट क्या होगा? 0। आपने उसको रीवैल्यू किया, 500 पे ले गए। कितने पे ले गए? तो सर पीपी 500 पे चला जाएगा, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस किस पे चला जाएगा? 500 पे। ऐसा है या नहीं? ऐसा तो नहीं होगा ना रीवैल्यूएशन 600 पे चला जाए? ऐसा क्या एसेट नेगेटिव में होता है? अगर होता तो फिर ये पॉसिबिलिटी होती। इसका मतलब है रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? एसेट की कैरिंग अमाउंट तक। इससे ऊपर रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस नहीं जा सकता। लॉजिकल ही नहीं है ना कि जी एसेट मौजूद है जी 500 रुपए का, उसके अगेंस्ट रीवैल्यूएशन मौजूद है 650 रुपए की। कहां से हुई रीवैल्यूएशन? एसेट किसी पॉइंट पे रीवैल्यू हुआ होगा ना, तो उस वक्त क्या नेगेटिव में था? हैं भाई, मैक्सिमम एसेट की वैल्यू क्या हो सकती है? 0। आप उसको रीवैल्यू करके 500 पे ला रहे हो, तो पीपी डेबिट 500, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 500। अच्छा ये दोनों 500 पे आ गए। अब एसेट को डेप्रिशिएट करोगे तो रीवैल्यूएशन सरप्लस को भी कम करते जाओगे। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि रीवैल्यूएशन सरप्लस किसी पॉइंट पे क्या हो, पीपी से ज्यादा हो। ये नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली ये होल्ड नहीं करता। अब मेरा एक सवाल है, गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर से सुनना। मैं इसको अब लेकर आ रहा हूं दायरा इंसानियत के अंदर। बोर्ड पे देखो, मैं इसको लेकर आ रहा हूं दायरा इंसानियत के अंदर। अब पॉसिबल है? हाँ सर, अब ये पॉसिबल है। ठीक है जी। अब बताएं, मेरा ये जो प्रोविज़न है ना 100 रुपये का, ये प्रोविज़न सर बढ़ रहा है, जैसे ये प्रोविज़न कम हो के आ रहा है 30 रुपये पे। कितने में? 30 रुपये। प्रोविज़न कम हो के 30 रुपये हो गया जी। नई टेक्नोलॉजी आई, हमारा प्रोविज़न कम हो गया। क्या एंट्री पास करूं? प्रोविज़न डेबिट कितने से? 70 रुपये से कम कर दे सर प्रोविज़न को। और अब अगर रीवैल्यूएशन को तुमने 70 रुपये बढ़ाया ना, तो ये एसेट की कैरिंग अमाउंट से ऊपर निकल जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको मैक्सिमम कहां तक लेकर आ सकते हैं? तो हम क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितने से, इसके बाद क्या होगा? हमारा एसेट कितने पे चला जाएगा और प्रोविजन कितने पे चला जाएगा? 500। इससे ऊपर नहीं ले जाना प्रोविजन, इसको रीवैल्यूएशन सरप्लस को, सॉरी। अब बताओ मैं क्या करूं? बाकी कितने का? इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास प्रोविजन का चेंज हम डालेंगे कहां पर? रीवैल्यूएशन सरप्लस में। लेकिन ये याद रखना, रीवैल्यूएशन सरप्लस किसी लिहाज से भी लेस देन 0 नहीं हो सकता।
और रीवैल्यूएशन सरप्लस किसी लिहाज से भी मोर देन कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट नहीं हो सकता। ऐसा बस आपने इन दो पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए काम करना है। ऐसा ये कॉपी कर दें सर। और आपको एक अच्छी बात बताऊं, यहां हमारा ये स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ। अगली 2 क्लासें हमें प्रैक्टिस के अंदर लगेंगी इसकी, ठीक है जी। ऊपर करें, ऑफ कर रहे हैं बेटा, मैं खुद ही ऑफ करने बैठा हूं यार। 1 घंटा 48 मिनट की रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है, रुक जाओ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कुत्ते बिल्ले वाला स्टैंडर्ड पढ़ लेंगे, हैं? नहीं, मैं ये चाह रहा हूं कि छोटे छोटे वो स्टैंडर्ड है मुश्किल भाई। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने ढंग से एक एक स्टैंडर्ड पढ़ा ना, तो स्टैंडर्ड में चीज़ें बहुत सारी हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब ये आपने एक सवाल देखा ना रिवैल्यूएशन मॉडल वाला, आपके एग्जामिनर ने इसमें ऐसे ऐसे गंदे सवाल पूछे ना, आपकी सोच है, इसके पास पेपर करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट 2 पॉइंट्स दोबारा बता दें। आपका जब भी प्रोविजन में चेंज आए, आप उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दो। रिवैल्यूएशन सरप्लस को इतना ना कम कर देना कि वो नेगेटिव में चला जाए, और रिवैल्यूएशन सरप्लस को इतना ना बढ़ा देना कि वो कैरिंग अमाउंट से भी ऊपर चला जाए। बस ये लिमिट्स याद रखना। सर मैं सिर्फ आपका लेक्चर ले रहा हूँ, सर आकाश का लेक्चर में नहीं ले रहा, नीड तो नहीं होगी भाई। आप पूरा का पूरा कोर्स आकाश से पढ़ सकते हो, पूरा का पूरा कोर्स मुझसे पढ़ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपने कुछ टॉपिक मुझसे पढ़ने, कुछ आकाश से पढ़ने, ये भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। एक ही सिक्के का 2 रुख हैं, हम आपने जो जिससे पढ़ना पड़े, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।